सुप्रभात राजस्थान, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत कल जो बड़ी खबर थी उसके साथ करेंगे। निर्मला सीतारमण ने कल बजट पेश किया। बजट में युवाओं के साथ महिला और किसानों का ध्यान रखा गया, तो सीनियर सिटीजन को भी थोड़ी राहत जरूर मिली है। गरीबों के साथ ही आदिवासी क्षेत्र के लोगों का भी ख्याल रखा गया। कोरोना की आफत झेल चुके छोटे और मध्यम उद्योग धंधों का ख्याल रखने की भी कोशिश की गई। विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन सभी बातों का ख्याल रखा जो राजस्थान समेत 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार को फायदा पहुंचाने वाले हैं। पीएम मोदी ने भी इसे लोक कल्याणकारी बजट बताया। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मिडिल क्लास को 7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। गरीब तबके के लिए गरीब कल्याण मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा। युवाओं को स्टार्टअप फंड के तहत 3 साल तक भत्ता मिलेगा। युवाओं के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 का ऐलान। महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट लिमिट 9 लाख रुपए तक बढ़ी। किसानों के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए किया गया। सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। आदिवासी क्षेत्र के कल्याण के तहत एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स की नियुक्ति होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति देने के लिए पीएम आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी हुई। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरोड्रोन सेंटर्स बनेंगे। सभी शहरों में सीवेज की सफाई मशीनों से की जाएगी। रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। पर्यटन के विकास के लिए 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने की योजना है। कुल मिलाकर साल 2023 के बजट भाषण में हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है। किसी के हिस्से कुछ ज्यादा आया है तो किसी के हिस्से कुछ कम, लेकिन बजट भाषण के बाद पीएम मोदी और खुद वित्त मंत्री ने भी इस बात की तस्दीक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात मिडिल क्लास को मिली बजट सौगातों की करेंगे, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी। वित्त मंत्री ने अपने 5वें बजट भाषण में मिडिल क्लास को निराश तो नहीं किया, लेकिन मिडिल क्लास को कई वो चीजें नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the साल 2023-24 के बजट से मिडिल क्लास की उम्मीदें उफान पर थीं। पीएम मोदी भी मिडिल क्लास की बात करते रहे हैं। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। 2023-24 के बजट ऐलान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को राहत तो दी, लेकिन शर्तों के साथ।
फाइनेंशियल ईयर 23-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए सरकार ने 5 बड़े ऐलान किए हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. आपको बता दें कि पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि नौकरी पेशा लोगों को 7,50,000 रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप नौकरी की बजाय बिजनेस से कमाई कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। यानी आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो टैक्स चुकाना होगा। अब आपको बताते हैं कैसे मौजूदा साल और अगले वित्तीय वर्ष में बदल जाएगी आयकर की गणना। आंकड़ों में समझिए, अगर आपकी आय 7 लाख रुपए है तो अभी नए टैक्स सिस्टम में आपको टैक्स और उस पर लगने वाले सेस के साथ कुल 33,800 रुपए टैक्स के तौर पर देने होते हैं। लेकिन अगले साल यानी 2023-24 में नए टैक्स सिस्टम में आपको महज 20,800 का टैक्स देना होगा। यानी आपको कुल 13,000 का सीधा फायदा होगा। अब अगर आपकी आय 10 लाख रुपए है तो नए टैक्स सिस्टम में आपको इस साल टैक्स और सेस समेत 78,000 का टैक्स देना होगा। लेकिन इसी आय के लिए आपको इस बजट ऐलान के बाद 54,600 का टैक्स देना होगा। यानी आपको अगले साल 23,400 का सीधा फायदा होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी आय 12 लाख रुपए है तो अभी आपको टैक्स और सेस समेत 1,19,600 का टैक्स देना होता है। लेकिन बजट ऐलान के बाद आपको इसी आय पर 85,800 का टैक्स देना होगा। इस तरह एक साल में आपको 33,800 का फायदा होगा। अब बात करते हैं 15 लाख की आय वालों की, जिन्हें मौजूदा साल में टैक्स और सेस समेत 1,95,000 का टैक्स देना है। तो बजट ऐलान के बाद उन्हें 2023-24 में 1,45,600 का टैक्स देना होगा। यानी 15 लाख आयकर वालों को एक साल में 49,400 का फायदा होगा। नए टैक्स सिस्टम के लिए वित्त मंत्री ने नए स्लैब्स का भी ऐलान किया है। उनके लिए अब 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। अब 3 लाख से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स देना होगा। 6 लाख से 9 लाख तक की आय पर 10% का टैक्स देना होगा। तो 9 लाख से 12 लाख तक की आय पर 15% का टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% का टैक्स देना होगा। तो 15 लाख से ज्यादा आय वालों को 25% का टैक्स देना होगा। एक बार फिर से इस बात को समझ लें कि पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। इसके लिए सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। सरकार ने नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट ऑप्शन कर दिया है। यानी बजट में इनकम टैक्स से दी गई राहत सिर्फ इसी पर लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। बजट को लेकर बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। सभी ने बजट को देश की जनता की उम्मीदों का बजट करार दिया। मुझे लगता है जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिडिल क्लास से आ रही हैं, निश्चित ही उनमें एक उत्साह है और इसके लिए मिडिल क्लास जो वर्षों से लंबित विषय था उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अमृतकाल का बजट पेश किया, क्योंकि आजादी के 75वें वर्ष का ये अमृतकाल का बजट था, जिसमें सरकार ने सप्तऋषि की कल्पना करते हुए देश के बुनियादी विकास से लेके हरित विकास से लेके वंचितों की उत्थान से लेके नौजवानों के कल्याण की कल्पना वाला
ये बजट है। प्रस्तुत बजट में सप्तऋषि की अवधारणा के साथ समाज के हर वर्ग तक अमृतकाल के फल प्राप्त हो, उसमें गरीब से लेकर ऊपर तक के लोगों के पास इस प्रकार की बातें पहुंचे। भारत आत्मनिर्भर बने, भारत अन्नपूर्णा बने। विशेष रूप से बजट में युवाओं पर, महिलाओं पर, आदिवासी इलाकों पर और अन्य चीजों पर ध्यान दिया गया है। हर वर्ग की उन्नति और प्रगति को लेकर इस एक ऐसा रोड मैप बनाया है कि इस आजादी के अमृत काल में इन आने वाले 25 वर्षों में देश जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ बनाए तब देश दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र बने। ये एक रोड मैप देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है और उस दिशा में रात दिन मॉनिटरिंग करते हैं और इसी दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, उसमें खासतौर से किसानों के लिए सहकारिता की। तो वही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश की जनता की उम्मीदों का बजट है ये। कटारिया ने कहा कि इस बजट में देश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया। बजट में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और उद्योग पर विशेष फोकस है। भारत को विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम दिखाई देता है। अभी हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे हैं। इस बजट के बाद जो संपूर्ण विकास होगा उससे हम इससे और कई पायदान आगे बढ़ने की। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि ये अमृत काल का बजट है। इस बजट में मिडिल क्लास का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। 8 साल बाद इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव देखा गया। मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। इनकम बढ़े तो इस दृष्टि से देखा जाए तो किसानों के लिए इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर भी बढ़ाया गया है और किसान सम्मान निधि का फंड का भी 60,000 करोड़ रुपए का किया गया है और साथ ही नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है और साथ ही नई टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचे, जिससे कि किसान प्रेसिजन एग्रीकल्चर के माध्यम से या ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और मौसम की पहले से जानकारी हो, ऐसी सारी चीज़ों को लेकर काम किया गया है। तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। अशोक गहलोत का इसे लेकर एक ट्वीट भी सामने आया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्रीय बजट की यदि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो ये बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक रहा। राजस्थान राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ERCP को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से प्रदेश वासियों को निराशा हुई है। उधर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट पर बयान देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र का बजट निराशा देने वाला है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद थी कि बजट में महंगाई और बेरोजगारी कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, लेकिन वित्त मंत्री ने निराश किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बजट से राजस्थान को भी निराशा हाथ लगी है। बहुत ही निराशा देने वाला बजट था। आम लोगों को कोई राहत मिलेगी, बेरोजगारी में राहत मिलेगी, महंगाई में राहत मिलेगी, लेकिन नए पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर किसी में कोई। और जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही का आज 5वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। विधानसभा की कार्यवाही, राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब आएगा। बजट सत्र का भी आज पहला चरण पूरा किया जाएगा। 11 बजे से प्रश्नकाल की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल की कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी और इस पर बहस की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभिभाषण पर अपना जवाब पेश करेंगे। तो विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। आज इसका 5वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ आज की कार्यवाही शुरू की जाएगी। आज प्रश्नकाल भी किया जाना है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। G20 बैठक का आगाज हो चुका है। जोधपुर में G20 शेरपाओं की बैठक चल रही है। बैठक के लिए जोधपुर सजकर तैयार हो चुका है।
4 फरवरी तक ये बैठक की जानी है। G20 की ये बैठक 4 फरवरी तक की जाएगी। प्रथम रोजगार कार्य समूह की आज बैठक होनी है। आज G20 में पैनल डिस्कशन किया जाना है। वैश्विक कौशल पर भी विस्तृत चर्चा होगी। आधारभूत ढांचा विकसित करने पर भी चर्चा की जाएगी। दोपहर 2:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी। 19 देशों, यूरोपीय संघ के डेलीगेट्स इस बैठक में शामिल रहेंगे। 9 अतिथि देशों के डेलीगेट्स भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। तो G20 में आज पैनल डिस्कशन किया जाना है। वैश्विक कौशल पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके लिए जोधपुर सजकर तैयार हो चुका है। आज से इस बैठक की शुरुआत की जाएगी और शेरपाओं की बैठक में विश्व के कई देशों के लोग शिरकत कर रहे हैं। 19 देशों के यूरोपीय संघ के डेलीगेट्स इस बैठक में शामिल होंगे। 9 अतिथि देशों के डेलीगेट्स भी इस बैठक में शिरकत करेंगे और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। दोपहर तकरीबन 2:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत होनी है। रंजन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, आज G20 की बैठक होने वाली है। किस तरीके की हलचल वहां पर देख पा रहे हैं और कितनी तैयारियां वहां पर? जी बताना चाहूंगा कि आज से 3 दिवसीय G20 सम्मेलन जो है उसकी मेजबानी का अवसर जोधपुर को मिला है और ये आयोजन आज शुरू होने वाला है। जोधपुर में उद्घाटन सत्र दोपहर में होने वाला है। ताज हरी महल और उम्मेद भवन पैलेस स्थान चिन्हित है आज के लिए जहां ये आयोजन होने जा रहा है। और G20 में जो 20 देशों के साथ साथ जो अन्य यूरोपीय संघ और 9 अतिथि देशों को इसमें इनवाइट किया गया है। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के तकरीबन 73 से अधिक जो डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ शिरकत करेंगे और लगातार इसको देखते हुए जोधपुर में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। पूरे शहर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और एयरपोर्ट पर जो अपनी खास पहचान रखता है जोधपुर अपनायत के लिए, आओ भगत के लिए, उसी पारंपरिक राजस्थानी तौर तरीके से बिल्कुल रंजन, जब विश्व भर के मेहमान जो हैं वो राजस्थान पधार रहे हैं तो राजस्थान की संस्कृति भी उन्हें दिखानी है और इसे लेकर तैयारियां भी बेहद खास होंगी वहां पर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। चूरू के सुजानगढ़ से ये बड़ी खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में कुल 3 युवकों की मौत हो गई है। लोडसर गांव के पास स्कूटी और बाइक में ये टक्कर हुई। सलासर बालाजी के दर्शन कर ये सभी लौट रहे थे और इसी दौरान ये भयंकर हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों युवक स्कूटी से सवार थे। टक्कर के बाद बाइक में आग लगी। स्कूटी सवार युवक बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। सदर थाना पुलिस फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और अब बात शहर शहर फायरिंग की करेंगे। आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से शहर शहर में फायरिंग से दहशत फैल गया। आप टीवी स्क्रीन पर इस फायरिंग की 2 तस्वीर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर सन सिटी जोधपुर की है जहां 2 बदमाश गुटों में गैंग वॉर हुआ। विक्रांत सिटी के पास ये फायरिंग हुई। बदमाश राकेश मांझू को गोली लगी। इसे लेकर गंभीर हालत में उसे एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर धौलपुर के बाड़ी की है जहां टीचर के घर पर 2 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और घर में मौजूद टीचर की बेटी ने गेट बंद कर अपनी जान बचाई। बताया जाता है कि यह जानलेवा हमला जमीन विवाद को लेकर हुआ। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम को लेकर राजस्थान में क्या कुछ हालात है, क्या कुछ अपडेट है, इस पर जरा नजर डालेंगे। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। कई जिलों में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक सा लग गया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से शीतलहर का दौर लगातार जारी है। फरवरी का मौसम आ चुका है लेकिन जो ठंड का प्रकोप है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और चलिए ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दीपक पुरी भरतपुर से इस वक्त सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही प्रतीक सोलंकी सिरोही से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास आते हुए भरतपुर में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट?
देखिए प्रियंका, भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में अब तक जो मौसम का हाल है वो लगातार बदलाव ले रहा था। कभी जो है बारिश हो रही थी तो कभी घना कोहरा जो है छाया हुआ था, लेकिन आज जो है मौसम एकदम साफ जो है नजर आ रहा है। लेकिन हल्की जो शीतलहर चल रही है उसने जो है ठंडक बढ़ाई है, यानी कि सर्दी तो है लेकिन मौसम जो है वो साफ नजर आ रहा है। ऐसे में जो आम आदमी है उसने राहत की सांस ली है। जो ग्रामीण इलाकों में जो किसान है वो खेतों में काम करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। और लगातार मौसम विभाग के अनुसार जो चेतावनी दी जा रही थी कि लगातार 2-3 दिन बारिश होने की जो संभावना है वो अब कहीं नजर नहीं आ रही है। इससे किसान जो है कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरसों की फसल में ये जो बारिश हो रही थी उससे नुकसान था और इसीलिए लगातार किसान जो है ये आस कर रहे थे कि अब जो है बारिश ना हो, क्योंकि 2 बारिश जो है लगातार हो चुकी है। लेकिन आज जो है मौसम पूरी तरह साफ नजर आ रहा है और ऐसे में लगातार जो जनजीवन है वो लगातार फिर से एक बार सुचारू हो गया है। लोग अपने काम पर वापस लौटे हैं और लगातार जो रूटीन प्रक्रिया है उस पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई दिन से देखा जा रहा था प्रियंका की जो कड़ाके की सर्दी थी वो पड़ रही थी और उसके बाद साथ साथ जो शीतलहर थी यानी कि ठंडी हवाएं थी वो लगातार सर्दी को बढ़ा रही थी। लेकिन आज जो है थोड़ी राहत देखने को मिली और सभी ने जो है राहत ली है। धूप जो है वो हल्की हल्की निकलती हुई नजर आ रही है और लगातार जो साफ मौसम है वो नजर आ रहा है। कोहरा भी कहीं नहीं छाया हुआ है। ग्रामीण इलाकों सहित जिला मुख्यालय पर पूरी तरह से जो साफ मौसम है वो नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार 3-4 दिन तक इसी तरह साफ मौसम रहेगा, लेकिन फिर एक बार जो है बारिश होने की संभावना हो सकती है। लेकिन फिर भी जो है लगातार बड़ी राहत की बात आप कह रहे हैं, क्योंकि फसल खराबे का भी अंदेशा बना हुआ था और इस बीच जब मौसम साफ हो चला है तो ये बड़ी राहत की बात किसानों के लिए। संदीप कुमार हमारे साथ सीकर से जुड़ चुके हैं। संदीप, सीकर में मौसम के क्या मिजाज हैं? क्या वहां पर भी अभी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है या थोड़ी राहत मिली है लोगों को? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, 2 दिन पहले जब माउट हुई थी उसके बाद पिछले 2 दिन से जो कोहरा था उसने पूरे इलाके को ढका हुआ था। लेकिन आज जो कि मौसम साफ हो चुका है और हालांकि तापमान में हल्की गिरावट जरूर हुई है। ठंड थोड़ी सी मौसम साफ होते ही जरूर बढ़ी है, लेकिन ज्यादा ठंड नहीं है और कुछ राहत यूं कहा जा सकता है कि लोगों को मिल चुके। इस बार वैसे भी जनवरी के महीने में 10 से 11 दिन तापमान माइनस में रहा, तो बहुत ज्यादा ठंड यहाँ पर पड़ चुकी है। और अमूमन होता यह है कि बसंत पंचमी के बाद चूंकि मौसम है वो गर्म होने लग जाता है और धीरे धीरे तापमान ऊपर चला जाता है और ठंड नहीं पड़ती है। लेकिन इस बार तो बसंत पंचमी के बाद भी 2 दिन तापमान माइनस में रहा, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ठंड जो है वो इस बार पड़ी है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से कुछ राहत लोगों को मिली है। कोहरा भी नहीं आया है, मौसम आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह से साफ है, सब कुछ नजर आ रहा है और धीरे धीरे तापमान है वो भी ऊपर आ रहा है। तो अब ये माना जा सकता है कि अगर पहाड़ों में, चूंकि सीधा सा असर पहाड़ों की जो बर्फबारी है उसका होता है, तो अगर पहाड़ों में अगले कुछ दिन में अगर बर्फबारी कम होती है या नहीं होती तो फिर धीरे धीरे तापमान है वो ऊपर आ जाएगा। और वैसे भी सर्दी का जो मौसम है वो अमूमन फाल्गुन के महीने के पहले तक रहता है, तो 2 दिन बाद जो है वो फाल्गुन का महीना शुरू होने वाला है। तो निश्चित रूप से अब ये माना जा सकता है कि ठंड है वो कहीं ना कहीं अब जो है लोगों को कम परेशान करेगी। जी संदीप, दीपक बता रहे थे कि वहां पर 4 दिन बाद मौसम थोड़ी बिगड़ सकती है, क्या ऐसे लेकर सीकर से भी कुछ खबरें हैं? देखिए बिल्कुल, निश्चित रूप से लगातार जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर इस पूरे महीने में 2 या 3 बार हुआ है, तो ऐसा अलर्ट तो जारी किया जा रहा है कि एक बार फिर से जो बादल आ सकते हैं, माउट हो सकती है और कोहरा भी लोगों को परेशान कर सकता है। लेकिन जो मौसम विशेषज्ञ हैं, जो मौसम केंद्र के जो एक्सपर्ट हैं, आपका संदीप और दीपक इन तमाम जानकारी के लिए। और परमाणु नगरी पोखरण में मरु महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। मरु महोत्सव का आज से विधिवत आगाज हुआ है। पहली बार काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। कालबेलिया डांस सहित कई कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन होगा। तो खासा उत्साह लोगों में भी इसे लेकर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।